Hello people, how are you all? So today we are going to discuss about a few more disorders. इसमें हम डिसोसिएटिव की और आपके सोमैटिक की, स्ट्रेस रिलेटेड की, पैराफीलियाज की, इनकी बात करने वाले हैं. सबसे पहले हम डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स की बात कर रहे हैं. तो डिसोसिएशन का मतलब ये होता है कि जब आपके मेंटल प्रोसेसेस नॉर्मली वर्क नहीं कर पाते. इसके बहुत सारे अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे कि आपका इसमें डीरियलाइजेशन, डीपर्सनलाइजेशन या डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर्स या फिर फ्यूज आपका हो जाता है, एमनीशिया हो जाता है. इस तरह के बहुत सारे इसमें आपके डिसऑर्डर्स आते हैं. नाउ सी बेसिकली क्या होता है, कई बार ये जो डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर्स हैं या कोई सा भी डिसोसिएटिव डिसऑर्डर है, इसमें आपका जो भी कॉन्शियसनेस है वो नॉर्मल से अलग हो जाता है. सडनली ये डिसऑर्डर स्टार्ट हो जाते हैं. कभी कभी डिस्टर्बेंसेस टेम्प्ररी हैं, कभी कभी परमानेंट हैं. कई बार ये होते हैं स्ट्रेस की वजह से, और कई बार इनका होने का अगर आप एग्जामिनेशन करवाओगे तो फिज़िकल सिम्टम्स आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगे. तो इस तरह की चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है. यहाँ पे दरअसल एक इंसान को गेन या फ़ायदा होता है. इस तरह के डिसऑर्डर्स में एक इंसान को जो है वो गेन होता है. 3 तरह का गेन यहाँ पे हो सकता है. मैं इसको आपके लिए लिखती हूँ, 1 सेकेंड. लेट मी सी इफ देयर इज सम प्लेस और नॉट. आई थिंक आज इसमें जगह नहीं छोड़ी क्या. वेट, नहीं है. चलिए मैं नीचे लिखती हूँ आपके लिए. डिसोसिएटिव जो डिसऑर्डर्स होते हैं, यहाँ पे एक इंसान को फ़ायदे होते हैं 3 तरह के: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. प्राइमरी गेन क्या है? सपोज कीजिए एक इंसान डिसोसिएटिव डिसऑर्डर किसी भी तरह का शो करता है. उसको फ़ायदा क्या है? उसको फ़ायदा ये है कि उसको सबका ध्यान मिलेगा, अटेंशन मिलेगा, उसको उस पर उसके घर वाले ध्यान देंगे. होता है ना, जब बीमार होते हैं तो एक्स्ट्रा केयर मिलती है. इसके अलावा आपको मेडिकल अटेंशन भी मिलता है. ठीक है, तो बेसिक चीज़ है अटेंशन. आपको लव मिलता है अपने नियर वंस का. सेकेंडरी क्या गेन हो सकता है? सेकेंडरी गेन होता है कि कई बार आपको पैसे से रिलेटेड गेन होता है, जैसे कि इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं. या फिर सपोज़ कीजिए एक इंसान है जिसकी कंपनी बिल्कुल डूब गई, वो बैंकरप्ट हो गया. ऐसे में अगर उसको डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स होते हैं तो ऑब्वियसली कोर्ट उसको कभी भी सज़ा नहीं दे सकती. तो वो पैसे जो उसके हैं, जो उसको लौटाने थे, अपने जिन लोगों ने उसको लोन दिया था, उनसे वो बच जाएगा. इसके अलावा उसको वेकेशंस मिल सकते हैं, डेज़ ऑफ मिल सकते हैं, छुट्टियां मिल सकती हैं अपने काम धंधे से. ये भी एक फ़ायदा होता है. इसके अलावा आपका एक टर्शरी गेन होता है. टर्शरी गेन मतलब कई बार पेशेंट के सिम्टम्स की वजह से जब किसी और पर्सन को, थर्ड पर्सन को बेनिफिट हो, जैसे कि हस्बैंड जो है उसको बीमारी है, उसके बीमार होने की वजह से उसकी वाइफ को कुछ सरकार दे रही है सपोर्ट, या फिर उसके फैमिली वाले सपोर्ट दे रहे हैं, तो जब थर्ड पर्सन को गेन होता है उसे हम कहेंगे टर्शरी गेन. तो ये अलग अलग तरह के गेन्स हैं जो कि इन डिसऑर्डर्स में अक्सर देखने को मिलते हैं. ठीक है, अब हम इनके टाइप्स की बात करते हैं. सबसे पहला आपका आता है डीपर्सनलाइजेशन या डीरियलाइजेशन डिसऑर्डर. नाउ से डीपर्सनलाइजेशन क्या है? डीपर्सनल मतलब एक इंसान खुद से कट ऑफ हो जाता है. वो खुद को एज अ थर्ड पर्सन देखता है. एक इंसान जब खुद को थर्ड पर्सन की नज़र से देखता है तो वो डीपर्सनलाइजेशन है. उसको आप डीपर्सनलाइजेशन कह सकते हो. तो यहाँ पे क्या हुआ, बेसिकली जो इंसान है उसने वो खुद को एज अ रोबोट समझता है. ठीक है, एज अ रोबोट वो फंक्शन करता है. वो खुद को समझ नहीं पाता, अपने आप से वो रिलेट नहीं कर पाता खुद को. ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है. इसके अलावा उसको ऐसा लगता है कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, खुद की मेमोरीज़ खुद की नहीं लगती. इस तरह की चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलती है. ये है डीपर्सनलाइजेशन, मतलब कि बेसिकली खुद के एक्सपीरियंसेस को एज अ थर्ड पर्सन देखना. देन आता है डीरियलाइजेशन. डीरियलाइजेशन का मतलब आपको समझ नहीं आता कि ये सच है या सपना, रियल है या नहीं. इस पे सवाल उठते हैं. हमें समझ नहीं आ रहा कि ये जो चीज़ है ये रियल हो रही है या अनरियल है. खुद के सराउंडिंग्स हम कनेक्ट नहीं कर पाते. दैट इज़ डीरियलाइजेशन. तो ये आपके डीपर्सनलाइजेशन या डीरियलाइजेशन डिसऑर्डर्स में ऐसा होता है. देन आपका डिसोसिएटिव एमनीशिया डिसऑर्डर. डिसोसिएटिव एमनीशिया मतलब कि बेसिकली हमें एमनीशिया हो गया, हम कुछ चीज़ों को भूल गए. इसे साइकोजेनिक भी कहते हैं, साइकोजेनिक एमनीशिया. ये क्या है? इसमें आप चीज़ों को भूल गए. किन चीज़ों को भूल गए? जो आपके लिए दर्दनाक है. एक इंसान ने लोन लिया, वो लोन लेके
वहाँ से सब बैंकरप्ट हो गया, तो वो वहाँ से भूल जाएगा सारी चीज़ें कि ऐसा कुछ हुआ भी था। ऑब्वियसली इसमें उसको सेकेंडरी गेन हो रहा है, वो जान करके नहीं कर रहा, ही इज़ नॉट एक्टिंग, वो फ्रॉड एक्टिंग नहीं कर रहा, फर्जी नहीं है वो, लेकिन ये हमारा माइंड अपने आप ये चीज़ हमसे करवा रहा है। तो ये जो है आपका डिसोसिएटिव एमनीशिया होता है, इसमें इंसान कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ भूल गया है, उसकी मेमोरी जो है वो चली गई है, ठीक है। और इसमें बेसिकली ये इसके भी टाइप्स होते हैं, जैसे लोकलाइज्ड एमनीसिया, ये पिक्चर क्लियर नहीं है थोड़ी। लोकलाइज्ड एमनीसिया का मतलब ये होता है जब आप किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड की इन्फॉर्मेशन को भूल गए, इसीलिए इसको सर्कमस्क्राइब्ड एमनीशिया भी कहते हैं। सेलेक्टिव एमनीशिया, इसमें कुछ कुछ चीज़ें याद है लेकिन कुछ कुछ चीज़ें याद नहीं है, ठीक है। जनरलाइज्ड एमनीशिया, अपनी पूरी ज़िंदगी भूल गए। कंटिन्यूस एमनीशिया, इसमें क्या होता है, सक्सेसिव इवेंट्स नहीं याद, मतलब एक के बाद एक ऐसे सीक्वेंस में चीज़ें याद नहीं आती। सिस्टमेटाइज्ड एमनीशिया, इसमें एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ इन्फॉर्मेशन हमें याद नहीं आती, जैसे फैमिली के बारे में सब कुछ भूल गए या किसी एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में सब कुछ भूल गए, तो ये आपका डिसोसिएटिव एमनीसिया में आता है। इसके जैसा ही है डिसोसिएटिव फ्यूज, ये क्या होता है, इसको पहले साइकोजेनिक फ्यूज कहते थे। इसमें एक इंसान अपने घर से निकल के कहीं और चला जाएगा और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेगा। मैं फिर से भूल रही हूँ, इसमें ऋषि कपूर की एक मूवी थी, पिछली बार क्रैश कोर्स के टाइम पे भी मैंने कहा था मैं भूल रही हूँ पिक्चर का नाम, किसी ने कमेंट करके बताया था, मुझे अभी भी याद नहीं है। इसमें ऐसा होता है कि वो इंसान जो है वो अपनी इस पर्टिकुलर जगह से निकल के कहीं और चला जाएगा और कहीं और जाके एक नई आइडेंटिटी बना के वो रहेगा, सब कुछ पुराना भूल जाएगा। दैट इज़ डिसोसिएटिव फ्यूज। इसमें पर्सनल आइडेंटिटी चली गई, रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाता अपने जो भी फैमिली फ्रेंड्स वगैरह थे उन सबको भूल जाएगा, कहीं और ट्रैवल करके चला जाएगा और मेमोरी उसकी पुरानी चीज़ों की बिल्कुल चली गई, ये चीज़। अच्छा, एक और बात, डिसोसिएटिव फ्यूज जब मतलब ये फ्यूज जब ओवर होगा तो उस दौरान क्या किया वो भी भूल जाएगा। मतलब कि अगर सपोज़ कीजिए एक इंसान 2 साल के लिए कहीं और चला गया, उस 2 साल में उसने जो भी किया फ्यूज के दौरान वो सब वो भूल जाएगा, उसको याद नहीं रहेगा। तो ऐसे में अक्सर वो अपनी नई फैमिली को भूल जाता है, जो उसने नई फैमिली क्रिएट करी है 2-4 साल 10 साल में, उसको भूल जाएगा। देन कम्स योर डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। अब डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर इज़ नथिंग एल्स बट मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। जो आप मंजुलिका और ये सारी मूवीज़ आप देखते हो, अपरिचित देखते हो, इन मूवीज़ में जो आप देखते हो वो ये है। इसमें एक इंसान जो होता है वो अलग अलग पर्सनैलिटीज़ के रोल प्ले करता है, 200 तक की पर्सनैलिटीज़ लोगों में देखी गई है। तो ये जो है इसमें लोगों को अलग अलग तरह की पर्सनालिटीज़ जो हैं वो देखने को मिलती है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ समझाने का है नहीं, आपको पता है अलग अलग पर्सनालिटी होगी, अलग अलग तरह का। कभी वो अगर एक फ़ीमेल है तो वो फीमेल भी खुद को एज अ मेल पोर्ट्रे कर सकती है, एज अ किड, एज अ चाइल्ड, एज एन ओल्ड पर्सन, ऐसे किसी भी वे में आप खुद को पोर्ट्रे कर सकते हो। और अक्सर ऐसा होता है कि आपको एक आइडेंटिटी के दौरान दूसरी आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं होता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप जानते हो आपके अंदर ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, आप अलग अलग पर्सनालिटीज़ के बारे में जानते भी हो। तो बोथ थिंग्स आर पॉसिबल। ओके, फाइन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स। केवल इतना ही आपको पता होना चाहिए, दिस इज़ सफिशिएंट, दिस इज़ ऑल दैट यू नीड टू नो अबाउट दीज। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा और देखते हैं, आगे है आपका पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। नाउ व्हाट इज़ दिस पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर? जो है ये क्या है, ये हम जानते हैं बेसिकली ये आपके स्ट्रेस डिसऑर्डर्स के अंदर आते हैं। हमारे अलग अलग तरह के स्ट्रेस डिसऑर्डर्स है, स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स जो होते हैं हमारे। तो इसमें एक है पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। मैंने आपको पहले समझाया हुआ है कि पहले ये एंजाइटी डिसऑर्डर में आता था, DSM 4th TR तक ये इसमें आता था, लेकिन अब ये अलग है। कोई भी एक ट्रॉमा हुआ, उस ट्रॉमा के बाद उसके आपको नाइटमेयर्स आ रहे हैं, फ्लैशबैक्स आ रहे हैं, आप बार बार उसको भूल नहीं पा रहे हो, या फिर उस ट्रॉमेटिक इवेंट का कोई इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आप भूल गए, पॉजिटिव इमोशन फील नहीं कर पा रहे, इरिटेबल हो रहे हो, एंग्री आउटबर्स्ट्स हो रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो ये सारे आपके पीटीएसडी में होते हैं। एक और बात, अगर ये सिम्टम्स 1 महीने से ज़्यादा हैं तो ये पीटीएसडी है। अगर 1 महीने से कम है तो वो आएगा एक्यूट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, एक्यूट में आएगा, ये एक्यूट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में आएगा, पोस्ट ट्रॉमेटिक्स में नहीं आएगा, ये एक्यूट में आएगा बेसिकली, अगर ये जो सिम्टम्स हैं वो कम है तो, ठीक है, फाइन। एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर अगर 1 महीने से कम है तो, 1 महीने से ज़्यादा है तो पोस्ट ट्रॉमेटिक है। फिर मैंने आपको ये बताया कॉम्प्लेक्स पीटीएसडी जो है ये बेसिकली आपके आईसीडी में डाला गया है, ठीक है, आईसीडी 11 में डाला गया है, DSM में ये नहीं है। आईसीडी 11 में कॉम्प्लेक्स पीटीएसडी बताया, इसमें उन्होंने बताया कि सारी चीज़ें जो आपके पीटीएसडी में वो तो होती ही है,
उसके अलावा कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि आपके डिसरेगुलेशन में मतलब जो आपके इमोशंस हैं उनका डिसरेगुलेशन है, या आपका नेगेटिव सेल्फ कंसेप्ट है, या आपके इंटरपर्सनल डिस्टर्बेंसेस हैं। ये 3 चीज़ें एक्स्ट्रा में होंगी पीटीएसडी के साथ। पीटीएसडी के सिम्टम्स तो हैं ही, इसके अलावा साथ में ये 3 चीज़ें अगर और हो रही हैं तो वो कॉम्प्लेक्स पीटीएसडी कहलाएगा। ये मैंने आपको बताया था, डीएसएम में नहीं है ये आपका आईसीडी 11 में नया ऐड हुआ है ये आपको पता होना चाहिए। ओके फाइन, और देखते हैं इसके अलावा क्या है। और आपका प्रोलॉन्ग ग्रीफ डिसऑर्डर है, ये मैंने आपको बताया था, ये आपका डीएसएम 5 टीआर में नया ऐड हुआ है और ये आईसीडी 11 में भी है। ठीक है, इसमें क्या था, एक इंसान अगर किसी भी लॉस का ग्रीफ वो कर रहा है, दुख मना रहा है, लेकिन 6 महीने से ज़्यादा भी अगर हो गए और फिर वो उससे निकल नहीं पा रहा, बहुत ज़्यादा ग्रीफ है, ये देखिए सिम्टम्स दिए सारे, ये आइडेंटिटी डिसरप्शन, डिसबिलीफ अबाउट डेथ, ये सारी चीज़ें अगर हो रही हैं 6 महीने से ज़्यादा, तो आप उसको प्रोलॉन्ग ग्रीफ डिसऑर्डर में डालेंगे। ठीक है फाइन, और इसके अलावा क्या है, लेट अस सी, वी हैव एडजस्टमेंट डिसऑर्डर्स। एडजस्टमेंट डिसऑर्डर क्या होता है, आपको कोई स्ट्रेसर आया, आप उससे एडजस्ट नहीं कर पा रहे, उसकी वजह से आपको डिप्रेशन हो रहा है, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो वो चीज़ें आपके एडजस्टमेंट डिसऑर्डर में आती है। आप डिप्रेस हो रहे हो, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, इंपल्सिव बिहेवियर, फीलिंग एंशियस, इजीली एजिटेटेड, टायर्ड बट कांट स्लीप, बॉडी एक्स, इरेगुलर हार्ट बीट, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके अंदर इसमें आ जाती हैं एडजस्टमेंट डिसऑर्डर में। तो बेसिकली आपके जो भी स्ट्रेसर आया, उस स्ट्रेसर आने के 3 महीने के अंदर अंदर ये स्टार्ट हो रही है और स्ट्रेसर ख़त्म होने के 6 महीने के अंदर अंदर ये ख़त्म हो रही है, तो ये आपका एडजस्टमेंट डिसऑर्डर है। मतलब 6 महीने से ज़्यादा नहीं होगा ये, बेसिकली 6 मंथ से कम होगा ये। ठीक है, ये इसके सिम्टम्स है, यू कैन रीड इट, सिंपल सा है, कुछ इसमें अलग सा नहीं है। देन आपका आता है रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर, आरएडी। ये क्या होता है, छोटे बच्चा जो है ये उनमें देखा जाता है, ये आपके प्यार को, आपके अटैचमेंट को रेसिप्रोकेट नहीं कर पा रहे, ठीक है, अवॉइड कर रहे हैं। अगर जैसे सपोज करूँ कोई तकलीफ़ है, ऐसे में आप उनको कंफर्ट करना चाह रहे हो, अवॉइड कर रहे हैं, अकेला छोड़िए, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इमोशनली डिटैच्ड है ना, और खुद ही मतलब बहुत कठोर हो गए हैं, कोई गिल्ट उनको नहीं दिखता, कोई रिग्रेट नहीं दिखता, टैंट्रम्स है, एंगर है, सैडनेस है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये बेसिकली देखा जाता है उन बच्चों में जिनके केयर गिवर उनको ज़्यादा समय नहीं देते, या अब्यूज़ करते हैं, नेगलेक्ट करते हैं, वो चीज़ें, या केयर गिवर बार बार चेंज होते हैं। ठीक है, जैसे कि पेरेंट्स जो हैं वो डिवोर्स करके दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं, या रिलेशनशिप्स रखते हैं, मल्टीपल पार्टनर्स हैं, तो ऐसे में बच्चे को ये होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है फाइन, तो ये बच्चे जो हैं ये बहुत लेस इमोशनल या सोशली रिस्पॉन्स शो करने वाले होते हैं, पॉजिटिव इमोशंस इनके अंदर नहीं देखने को मिलते। ये 5 साल से पहले पहले आपको देखने को मिल जाएगा, 5 ईयर्स से पहले देखने को आपको ये मिल जाएगा, छोटे बच्चों में दिख जाएगा ये। ठीक है फाइन, और क्या है, डिसइनहिबिटेड सोशल एंगेजमेंट डिसऑर्डर सिम्टम, ये थोड़ा सा उसको उल्टा मानो। इसमें क्या होता है, इसमें जो बच्चा होता है ये डीएसएम 5 में नया ऐड हुआ है, डीएसएम 5 में ये जो होते हैं छोटे बच्चे, बेसिकली आप नोटिस करना, कोई भी छोटा बच्चा होता है, या जब आप खुद छोटे थे, आपको पहली बार किसी से मिलवाते थे तो आप एक बार में झिझकते थे, ओपन नहीं होते थे जल्दी से, थोड़ा सा रिस्ट्रेन करते थे। ये बच्चे अननोन या अनफैमिलियर लोगों के साथ बहुत इजीली इंटरेक्ट कर लेते हैं, झिझकते नहीं हैं, कुछ ज़्यादा ही कंफर्टेबल हो जाते हैं। उनको मतलब एक तरीके से जो एक फ़िज़िकल टच जो होता है ये वो सब करने लग जाते हैं, जो शाइनेस होनी चाहिए वो इनमें नहीं होती, बहुत ईजीली उनसे बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो जाते हैं। इसे हम एक्सट्रोवर्ट नहीं कहेंगे, बेसिकली ये डिसऑर्डर में ही आएगा, क्योंकि इनका जो तरीका होता है बातचीत करने का वो थोड़ा अजीब होता है। ये मतलब आपको देखते ही लगेगा कि यार ये तो बहुत अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं। थोड़ा सा आप बोलेंगे कि फ़िज़िकली भी उनके साथ कंफर्टेबल बहुत इजीली हो जाते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे थोड़ी सी आप माने कि डिसऑर्डर के अंदर आएंगे। डिसइनहिबिटेड सोशल एंगेजमेंट, जो इनिबिशन होना चाहिए ना वो नहीं है, डिसइनहिबिटेड हो गए सोसाइटी में एंगेज होने में। ठीक है, इसके अलावा केयर गिवर से भी वो कुछ नहीं देखेंगे कि केयर गिवर से पूछें कि हाँ ठीक है, जैसे कोई पहली बार मिला स्ट्रेंजर, उसके साथ ही कहीं चले गए, जबकि केयर गिवर से पूछना चाहिए ना कि भाई जाए नहीं जाएंगे, यूँ ही चले जाएंगे। नई सिचुएशंस में जाने को तैयार रहते हैं, किसी भी स्ट्रेंजर के साथ कहीं भी जाने को तैयार रहते हैं, तो ये आपका इसमें आ जाता है। बस ये आपके स्ट्रेसर वाले डिसऑर्डर हो गए सारे। अब आपके आते हैं सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर। सोमैटिक मतलब बॉडी से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं सारे के सारे, इनका फोकस बॉडी पे होगा। कोई फिजिकल सिम्टम आपके दिख रहा है, मतलब बेसिकली बायोलॉजिकली कोई दिक्कत नहीं है ना, बायोलॉजिकली आपको कोई दिक्कत नहीं है, फिजिकली आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन
साइकोलॉजिकल रीजंस की वजह से बॉडी में इश्यूज देखने को मिल रहे हैं या आपको फील हो रहे हैं। आप एक्सरे करवाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी, हड्डी वगैरह हाथ के बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपके हाथ में तकलीफ चल रही है, दर्द चल रहा है, सही नहीं हो पा रहा, तो वो चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। इसमें भी बहुत अलग अलग तरह के हैं, जैसे कि आपका एक तो यही आ जाता है सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर या सोमैटोफॉर्म बोल लीजिए, सोमैटाइजेशन बोल लीजिए। ये इसमें यही होता है कि बेसिकली आपको लगता है कि आपको कोई डिजीज़ है बहुत ज़्यादा, लेकिन उसका कोई कारण नहीं देखने को मिलता। आपको बहुत ज़्यादा बिलीफ होता है कि मेरे को तो तकलीफ़ है, मेरे को तो दर्द है, मेरे को तो यहाँ हाथ में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है, ये है वो है। एक्चुअल में उसका कोई आपका बायोलॉजिकल रीज़न नहीं देखने को मिलता। दूसरा आपका आता है हाइपोकॉन्ड्रियासिस, पहले कहते थे, अब इसका नाम है इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर। ये क्या है इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर? अच्छा, एक और चीज़, ये जो सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर है 6 महीने से ज़्यादा होने चाहिए सिम्टम्स, तो हम कहेंगे। हाँ, इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर, आपको हमेशा एक चिंता रहती है कि मुझे कोई इलनेस है, चिंता लगी रहती है इलनेस की, ठीक है। बार बार लगता है कि मेरे हार्ट डिजीज़ तो नहीं है, कहीं मेरे कैंसर तो नहीं है, कहीं मेरे ये नहीं है, कहीं मेरे वो नहीं है। बार बार इंटरनेट पे सर्च करेंगे, है ना, बाहर कहीं नहीं जाएंगे, बार बार इलनेस के साइंस चेक करेंगे। एंजाइटी रहती है मतलब हेल्थ को लेकर के, छोटे से भी सिम्टम्स होंगे तो उसको एग्जैजरेट करेंगे बहुत ज़्यादा। ये भी 6 महीने से ज़्यादा होगा तो आप इसको कहेंगे, ठीक है। ये आपका फिर आता है कन्वर्जन डिसऑर्डर। कन्वर्जन डिसऑर्डर इज़ बेसिकली जो पहले हिस्टेरिया जिसे हम कहते थे, इसमें क्या होता है, अपने आप शरीर का कोई पार्ट काम करना बंद कर देता है, ठीक है। आंखें बिल्कुल सही हैं लेकिन फिर भी लगता है हम अंधे हो गए, कुछ दिख नहीं रहा। कान सही हैं पर फिर भी बहरे हो गए। इस तरह के कोई ना कोई आपको इश्यूज, सेजर्स आ रहे हैं, ट्रैमर आ रहे हैं, पैरालिसिस हो गया। आपने देखा होगा सोल्जर्स जो होते हैं उनके कई बार हाथ पैरालिसिस हो जाते हैं वॉर से पहले, गन नहीं उठा सकते वो क्यों? क्योंकि उनका दिमाग उनको रोक रहा है, उनको डर है कि भाई क्या पता मुझे कुछ हो जाए। इस तरह की चीज़ें उनको देखने को मिलती है, टैक्सिया, इस तरह की चीज़ें जो हैं यहाँ पे देखने को मिलती हैं, ठीक है। कई बार एमनीशिया या फेंटिंग भी हो सकती है, इस तरह की चीज़ें। या ये देखो ग्लव एनेस्थीसिया होता है, ये ग्लव एनेस्थीसिया। ग्लव एनेस्थीसिया मतलब हाथ में आपके जो हथेलियाँ हैं, पाम जो है, वहाँ तक आपको फील होता है कि भाई मुझे एनेस्थीसिया हो गया, मतलब मेरे को नंब हो गया, बेसिकली सुन हो गया है, मैं ये मेरा ये हाथ पे कुछ भी सेंसेशन मुझे फील नहीं हो रही, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है। लेकिन कई बार क्या होता है, इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं कन्वर्जन वाले, इनको आदत हो जाती है इसकी, वो उसको अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं उस चीज़ को, इन सिम्टम्स को वो इग्नोर करते हैं और अपना फंक्शनिंग जो है वो करते रहते हैं। दे बिकम अनकंसर्न टुवर्ड्स दिस, इसीलिए उसको कहते हैं, इसके लिए एक टर्म होता है ला बेले इनडिफरेंस। ला बेले इनडिफरेंस का मतलब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उन सिम्टम्स से, वो उसको अवॉइड कर रहे हैं। दे आर नॉट कंसर्न विद दो सिम्टम्स, अपना नॉर्मल फंक्शनिंग वो कर रहे हैं, ठीक है। ये भी 6 महीने से कम का है, ये मतलब 6 महीने के अंदर अंदर ये होना चाहिए बेसिकली, ठीक है। देन आपका आता है फैक्टिशियस डिसऑर्डर। फैक्टिशियस डिसऑर्डर को मंचौसिस, हाँ मंचौसिन सिंड्रोम भी कहते हैं। फैक्टिशियस में क्या होता है, बेसिकली फैक्टिशियस इज़ कि आपको क्या लगता है कि भाई डिसऑर्डर जो है वो मुझे है, फेक करते हैं ये लोग बेसिकली, ठीक है। कुछ खा लिया फिर उल्टी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जानबूझ करके फैब्रिकेट करते हैं, एग्जैजरेट करते हैं सिम्टम्स को, ये होता है यहाँ पे। क्यों? कोई प्राइमरी गेन है, अटेंशन मिलेगा, ठीक है। खाना नहीं खाया फिर बेहोश हो गए तो वो आपका इसमें आ गया, कोई गोलियाँ ऐसी खा ली जानबूझ करके, ठीक है। थर्मोमीटर को पानी मतलब अपने मुंह में रखने के बजाय किसी गर्म पानी में रख दिया, टेम्परेचर हाई दिखा दिया, तो बेसिकली ये लोग इस तरह से झूठा ढोंग करते हैं बेसिकली। इसका एक और वो होता है ये फैक्टिशियस डिसऑर्डर बाय प्रॉक्सी जिसे हम कहते हैं, या इम्पोज्ड ऑन अदर्स, इसको मंचौसिन सिंड्रोम बाय प्रॉक्सी भी कहते हैं। इसमें हम दूसरे को बीमार रखते हैं ताकि हमें फ़ायदा मिले। बहुत सी मूवीज़ में देखा जाता है ना, किसी इंसान को बीमार रखते हैं जानबूझ के, उसको गलत दवाइयाँ देते हैं क्योंकि वो बीमार रहेगा तो उससे हमें फ़ायदा होगा, ठीक है। क्या फ़ायदा होगा कि भाई वो हमारे अंडर रहेगा हमेशा, उसको लगेगा कि हाँ भाई उसे हमें हमारी ज़रूरत है, इस तरह की चीज़ें। और इसमें सेकेंडरी गेन्स भी हो सकते हैं, कुछ ना कुछ पैसे वगैरह का भी रीज़न हो सकता है, ठीक है। फाइन, और क्या है हमारे पास, बस दैट इज़ इट। ये आपके सारे के सारे इसमें आ गए। नाउ वी विल टॉक अबाउट योर पैराफीलियाज। पैराफीलियाज की हम बात करते हैं, दिस इज़ द लास्ट विच वी हैव टू डिस्कस। नाउ पैराफीलियाज आर रिलेटेड टू योर दिस व्हाट डू वी से सेक्शुअल डिसऑर्डर्स,
ठीक है, लेकिन ये बायोलॉजिकल नहीं है, हम यहाँ पे बायोलॉजिकल की बात नहीं करेंगे। वी विल टॉक नॉट अबाउट द बायोलॉजिकल बट अबाउट साइकोलॉजिकल। क्या क्या साइकोलॉजिकल इश्यूज़ कई बार आपको सेक्शुअल उसमें देखने को मिलते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए कि दिस इज़ रिकरेंट इंटेंस अर्ज और सेक्शुअली अराउजिंग फैंटेसी, डिस्ट्रेसिंग और डिसेबलिंग। इसमें इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है, इसमें आपके चिल्ड्रंस हो सकते हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पे हो सकती हैं। अब देखिए इसके टाइप्स: वॉयरिस्टिक, एग्जिबिशनिस्ट, फ्रॉट्यूरिस्टिक, सेक्शुअल मैसोचिज्म, सेक्शुअल सेडिज्म, पेडोफिलिया, फैटिशिस्टिक, ट्रांसवेस्टिक, ये सारे के सारे इसमें आते हैं। इसमें नेक्रोफीलिया भी आता है। जस्ट अ मोमेंट, इसमें शायद वो वाली इमेज अटैच नहीं हुई है, लेट मी जस्ट चेक। नहीं, वो इसमें आई नहीं वो वाली। चलिए मैं लिख दूंगी, कोई बात नहीं, आपके लिए अगर कुछ रहता है तो आई विल लेट यू नो। इसमें नहीं है वो, इसमें डिटेल्स इनकी नहीं दी हुई, मैं लिख देती हूँ। वॉयरिस्टिक का मतलब ये होता है बेसिकली ऑब्जर्विंग अ पर्सन नेकेड और इंगेज्ड इन सेक्स। इसे हम पीपिंग टॉम बोलेंगे। दूसरों को सेक्सुअल इंटरकोर्स में इंगेज होते हुए या दूसरों को नेकेड देखते हुए, कपड़े उतारते हुए, नहाते हुए देखने से अराउजल अगर किसी इंसान को होता है, उस मतलब अराउजल इन द सेंस उसको नॉर्मल वे में सेक्सुअल इंटरकोर्स करके अराउजल नहीं होगा, उसको ऐसे ही होगा। तो दिस इज़ ऑब्वियसली अ डिसऑर्डर। आपको नॉर्मल तरीके से एक इंसान को जिस तरीके से अराउजल होना चाहिए, इंटरकोर्स जिस तरीके से एक नॉर्मल नेचुरल वे में होना चाहिए, वो नहीं हो रहा। आपको अराउजल और सेटिस्फैक्शन केवल तभी मिलेगा जब दूसरा इंसान को आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन में देख रहे हो। तो आपको कैसे हो रहा है, लाइक व्हेन यू आर सीइंग समबडी एल्स गेटिंग अनड्रेस्ड और इंगेजिंग इन सेक्शुअल एक्टिविटी। तो दिस इज़ ऑब्वियसली क्या है, ये आपका एक तरीके से ये गलत है। हम कहेंगे कि इस चीज़ों को हम क्राइम में भी ले सकते हैं। ऐसे में लोगों को क्राइम में भी आप इनको इंक्लूड कर सकते हो। इसमें और भी आप क्या आ जाते हैं, दूसरा एग्जिबिशनिज्म। एग्जिबिशनिज्म मतलब फ्लैशर्स, जो अपने प्राइवेट पार्ट्स को एक एक्सपेक्टिंग पर्सन को एक्सपोज कर देते हैं। एक इंसान एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, एक स्ट्रेंजर है वो, और उसको आप अचानक से अपने जेनाइटल्स शो कर देते हो। ऑब्वियसली ये भी 6 महीने से ज़्यादा का है सब में, कि कम से कम 6 महीने आप ऐसी हरकतें करते हो, ठीक है। मोस्टली मेन में ज़्यादा होता है ये। देन आपका आता है फ्रॉट्यूरिस्टिक। फ्रॉट्यूरिस्टिक मतलब कि एक अननोन स्ट्रेंजर के साथ आप टच कर रहे हो उसको, या रब कर रहे हो अपने प्राइवेट पार्ट्स को, मोस्टली क्राउडेड एरियाज़ में, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में बहुत होता है ये। तो ये चीज़। इसके अलावा आपका आ गया सेक्शुअल मैसोचिज्म, मतलब कि खुद को पेन मिलेगा तभी आपको सेक्शुअल प्लेजर मिलेगा। मैसोचिज्म में क्या होता है, बेसिकली द पर्सन वॉन्ट्स टू बी ह्यूमिलिएटेड, कि भाई मुझे ह्यूमिलेट करो, मुझे मारो, मुझे पीटो, मुझे सफ़र कराओ, मुझे पेन दो, तब मुझे फील होगा। और सेडिज्म में इसका उल्टा होता है, इसमें दूसरे को पेन दे के ही इसको अराउजल होगा, दूसरे को मार के या दूसरे को तकलीफ़ पहुंचा के, दूसरे को मिसट्रीट करके। पेडोफिलिक मतलब कि जो छोटे बच्चे होते हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे, जो कि वी विल से कि दे आर लाइक प्री प्यूबर्टी किड्स, बिल्कुल छोटे बच्चे जो है उनके साथ सेक्सुअल इंगेजमेंट करके या उनको गलत तरीके से टच करके अगर किसी को अराउजल होता है। देन देयर इज़ फैटिशिस्टिक मतलब कि इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स से ही अराउजल होगा, जैसे कि शूज़, लेदर बेल्ट्स, लेदर जैकेट्स, या नॉन जेनिटल बॉडी पार्ट से अराउजल होगा, लेग से, फीट से, आर्म से, इस तरह की चीज़ें। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स या बॉडी पार्ट्स अगर होता है तो वो। ट्रांसवेस्टिक मतलब क्रॉस ड्रेसिंग। इसमें सेक्सुअल एक्ट्स में उनको क्रॉस ड्रेसिंग करना पसंद है, मेल फीमेल के कपड़े पहनेगा, फीमेल मेल के कपड़े पहनेंगे, इस तरीके से यहाँ पे होता है, ठीक है। और क्या हो सकता है इसके अलावा, लेट मी चेक। इसमें एक नेक्रोफीलिया होता है। नेक्रोफीलिया मतलब कि जो मुर्दा होते हैं, लाश के साथ सेक्सुअल एक्ट करके उनको मिलता है प्लेजर, तो ये आपका इसमें आ जाता है नेक्रोफीलिया, ठीक है। एक होता है आपका जूफीलिया में क्या होता है, जूफीलिया में एनिमल्स के साथ अट्रैक्शन होता है, एनिमल्स के साथ ये लोग करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें आपकी इसमें आ गई। ये अदर स्पेसिफाइड में आ जाते हैं, पहले तो ये अदर्स में नहीं आते थे, अभी अदर्स में आने लग गए। आपको ये सारे पता होना चाहिए, मैच द फॉलोइंग में ये पूछे जाते हैं, ठीक है, फाइन। तो ये सारे के सारे जो हैं आपके 6 मंथ से अबव वाले, सब में 6 मंथ्स तक कम से कम ये होना चाहिए।
सो यहाँ तक का हमने कवर कर लिया है। मैंने आपको बहुत जल्दी जल्दी में सारे डिसऑर्डर्स कवर करवा दिए, बिकॉज इतना ही ये लोग पूछते हैं, इससे ज़्यादा डिटेल में ये लोग नहीं जाते। जितना नेट जेआरएफ के लिए ज़रूरी है मैंने उतना आपको करवा दिया। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो, बाय बाय।